के बाद हम आपको लेकर चलते हैं महानगरी मुंबई की ओर, जहां पर भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश की नई सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में सरकारी बंगले को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सरकार के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह को अभी 5 दिन ही बीते हैं, लेकिन आलीशान बंगलों की चाहत में मंत्रियों ने कोशिशें तेज कर दी है। नए मंत्रियों की नजर समुद्र किनारे स्थित रामटेक, देवगिरी, चित्रकूट और पर्णकुटी जैसे सरकारी बंगलों पर है। फिलहाल सरकार की ओर से मंत्रियों को बंगले आवंटित नहीं किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने नए मंत्रियों के बंगले की मांग वाले आवेदन की फाइल को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचा दिया है। बंगले के आवंटन पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना है। वहीं कांग्रेस राकांपा सरकार के कई मंत्रियों के बंगले का मोह अभी तक नहीं छूटा है, इसलिए कई पूर्व मंत्री बंगला खाली करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो कुछ मंत्रियों ने थोड़ा और समय मांगा है। प्रदेश में 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में रामटेक बंगला पूर्व लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल के पास था। अमूमन सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री को रामटेक बंगला मिलता है। और अब रुक करेंगे ताजनगरी आगरा की ओर, जहां 7 नवंबर 2014 आगरा के जूता उद्योग के लिए यह दिन न सिर्फ यादगार होगा बल्कि मील का पत्थर भी साबित होगा। आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर के कई वर्षों के प्रयासों को मजबूती की नींव मिल गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शू ट्रेड सेंटर, लैब और डिजाइन स्टूडियो का शिलान्यास किया। एफमैक इनके लिए कई सालों से प्रयासरत है। कई बार आने का मौका मिला है, जहां कुछ अपने सामाजिक कार्यक्रम में आए, वहीं राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए कार्यक्रमों पर बहुत आना हुआ। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा कि जब एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहाँ पर, उस समय मुझे आने का मौका मिला था। उसके बाद यहाँ के हमारे तेल का जो कारोबार करते मास्टर भाई हमारे साथ मंत्री भी थे, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम कराया। उसके बाद जो बिल्डर्स हैं यहाँ, उनके लिए एक कार्यक्रम का बड़ा कार्यक्रम, उसमें भी आने का मौका मिला। और आज जब आगरा में 8 मीट आगरा हो रही है और फुटवेयर इंडस्ट्री के, मैं कह सकता हूँ आगरा के ही नहीं बल्कि देश के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी लोग आए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा एसोसिएशन के लोगों का जिन्होंने मुझे आने का मौका दिया। हालांकि मुझे लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में रहना पड़ेगा, तो मैंने रास्ता ये निकाला कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ रिसीव किया और उसके बाद जितने मेरे अपने कार्यक्रम थे उसके हिसाब से मैं कार्यक्रमों में पहुंचा। और अब बात करते हैं कोलकाता की, जहां बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन महिलाओं के लिए विशेष शौचालय बनवाने और बच्चों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित करने के लिए आगे आए हैं। अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। अमिताभ ने ट्वीट किया है कि महिलाओं के लिए घर, गांव और कार्यस्थल पर विशेष शौचालय बनवाए जाएं, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें इस उम्र में जो सिखाया जाएगा वो उसे आजीवन अपनाएंगे। अमिताभ ने लोगों को सलाह दी कि जो काम किसी और को करने का उपदेश देते हैं उसे स्वयं करें। उन्होंने लिखा है कि स्वच्छ भारत के लिए आप जो शिक्षा देते हैं उस पर स्वयं भी अमल करें। अमिताभ इन दिनों कोलकाता में फिल्म पीकू की शूटिंग में व्यस्त है। और अब आपको लेकर चलते हैं इलाहाबाद की ओर, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सत्ता के करीबी दबंगों द्वारा पुलिस पर हमला करने की घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इलाहाबाद जनपद के मेंढरा पुलिस चौकी प्रभारी अमित मिश्रा को चौकी में घुसकर पिटाई करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस पर दबंगों के हमले पर
तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब कानून का रक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सत्ता के करीबी दबंगों द्वारा पुलिस पर हमला करने की घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस पर दबंगों के हमले की तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कानून का रक्षक ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी अपने को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। कोर्ट ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ चाहे वे जिस भी राजनीतिक दल से जुड़े हों सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस का मनोबल गिर रहा है। अपराधियों की राजनीतिक पहुंच के चलते पुलिस कर्मियों को निलंबित या फिर स्थानांतरित होने का डर बना रहता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 5 जनवरी को पुलिस पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ कृत कार्रवाई की जानकारी मांगी है। पुलिस का मनोबल गिराने में लगे अपराधियों के खिलाफ दूरगामी कदम उठाने के साथ ही जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद में पुलिस चौकी में दरोगा से मारपीट, मेजा थाना अध्यक्ष रामचंद्र सिंह पर थाने में घुसकर हमला और 12 के थाना प्रभारी राजेंद्र द्विवेदी की हत्या होने की घटनाएं अपराधियों के हौसले बढ़ा रही हैं। तो वहीं कोर्ट ने पुलिस बल के दरोगाओं की पदोन्नति और सीधी भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही पूरा खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। वाराणसी के रामनगर में सरकार फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना करने जा रही है। कोर्ट ने एडीजीपी टेक्निकल सेवा यूपी को 22 मई 2014 के शासनादेश के तहत 181 खाली पदों को भरने का आदेश दिया है ताकि साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने मुरादाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद, झांसी और कानपुर में फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित करने का आदेश दिया है। डीजीपी को महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के उपाय करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि सफल विवेचना के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाना चाहिए। विवेचना अधिकारियों को अत्याधुनिक तौर तरीकों का परीक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने इलाहाबाद में आपराधिक केसों पर रिपोर्ट तलब की है। बात करते हैं लखनऊ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वडोदरा लोकसभा चुनाव में 5,70,128 वोट से हार चुके कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मधुसूदन मिस्त्री जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इस कारण वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेईमान कहते फिर रहे हैं। तो दूसरी ओर श्री मिस्त्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को संत मानते हैं। उनके बारे में कुछ भी बोलने पर मिस्त्री मीडिया से दो हाथ भी करने को तैयार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वडोदरा लोकसभा चुनाव में 5,70,128 वोट से हार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मधुसूदन मिस्त्री जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। लखनऊ में ये सब देखने को मिला। कांग्रेस के राज्यसभा के प्रत्याशी पीएल पुनिया के नामांकन के बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेईमान हैं। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी नस-नस से वाकिफ हैं। मोदी ने जो वादे किए उनमें एक भी पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री के लिए बेईमान शब्द का प्रयोग करने की बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मोदी बेईमान हैं और वे संसद में उन्हें यही कहेंगे। इसके बाद मिस्त्री का पारा और चढ़ गया जब उनसे हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा के भूमि सौदों के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि मीडिया एक बेईमान का नाम चमकाने के लिए संत को बदनाम कर रहा है। मीडिया मोदी के गुजरात में भूमि सौदों के बारे में पूछताछ क्यों नहीं कर रही? मिस्त्री के मुताबिक मीडिया का बड़ा वर्ग इस समय सरकार के साथ है। मीडिया गांधी परिवार को बदनाम करने की एक गहरी साजिश रच रहा है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश में दंगे फैलाने वाली पार्टी है। लोकसभा का चुनाव भी भाजपा ने दंगों और फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर जीता है। और अब रुक करेंगे जबलपुर की ओर, जहां जबलपुर, भोपाल और छिंदवाड़ा के परिसीमन आदेश को शून्य घोषित करने वाले हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के लिए सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इस मामले में अधिवक्ता कार्यालय अपनी पूरी तैयारियां कर लेगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि एजी ऑफिस की राय आने के बाद मसले पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी।
सरकार इस मामले में अगले हफ्ते अपनी अपील दाखिल कर सकती है। भोपाल और छिंदवाड़ा के परिसीमन आदेश को शून्य घोषित करने वाले हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के लिए सरकार अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कलेक्ट्रेट द्वारा जारी की गई परिसीमन अधिसूचना को हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया था। कोर्ट के मुताबिक अधिसूचना राज्यपाल के नाम से जारी होनी चाहिए थी, लेकिन इसे कलेक्टरों ने अपने स्तर पर सार्वजनिक कर दिया। राज्यपाल के अधिकारियों की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद या शासन की कार्रवाई पर अनुमोदन देने के लिए बाध्य नहीं है। हाईकोर्ट द्वारा परिसीमन मामले में सुनाए गए फैसले के खिलाफ राज्य शासन को सुप्रीम कोर्ट जाने की लागत ओपिनियन दी जा चुकी है। अब राज्य शासन को तय करना है कि वे सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करना चाहती है या नहीं। राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार संबंधी मामले उजागर होने के बावजूद राज्य सरकार के चुप्पी पर नगर निगम की महापौर ज्योति खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। अपने निजी आवास पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति अग्रवाल ने बोलते हुए कहा कि राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था के लिए करीब 5000 अस्थायी सफाई कर्मियों के नाम से हर माह करीब 1.5 करोड़ का बजट जारी होता है, जिसमें संबंधित फर्म का ठेकेदार न केवल निर्धारित संख्या से आधे लोगों से ही सफाई करवा रहा है। मेयर के मुताबिक एक ओर प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता पर संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कार्य प्रणाली से लगता है कि नरेंद्र मोदी के आदेश केवल कागजी ही साबित हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मामला 2008 का है। जब 2008 में किसी व्यक्ति ने सामुदायिक केंद्र लिया और उसे वहां पर सुविधाएं नहीं मिली, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उसे अपनी इस बात को मनवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। उस समय उन्होंने क्यों मेयर से अप्रोच किया या वहां पर सुनवाई नहीं हुई। अशोक परनामी जो आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उस समय मेयर थे 2008 में, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये मामला चूंकि कल मेरी जानकारी में आया है, मेरी ओर से आज ही डायरेक्शंस जारी कर दिए गए हैं सीईओ को कि वो आज ही इस पूरी पत्रावली का अवलोकन करे, कोर्ट के आदेशों की अक्षरशः पालना करे और जो परिवादी जो व्यक्ति है, जो पीड़ित जो व्यक्ति है, उसको तुरंत प्रभाव से न्याय और राहत दिलाने का काम जो है वो किया जाए। मैं चाहूंगी कि इस तरह की अगर कोई भी गलती अगर निगम के अधिकारियों की ओर से हुई है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों की और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback.tv24@gmail.com। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल 24 घंटे 24 रिपोर्ट्स में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV24।